गुड आफ्टरनून सभी को। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? चलिए, विजय लक्ष्मी जी, ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने इसका आंसर दिया था। अगर आप इसको पीछे पढ़ के देखेंगे तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि दल बदल कानून के खिलाफ जो है, अगर आप देखो तो न्यायालय उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मतलब दल बदल कानून के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर न्यायालय न्यायिक समीक्षा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन कोई भी दल बदल कानून के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता। अगर जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो रहता है वो फाइनल होता है। इसको मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। कल तक जहां तक हुआ है सभी ने वहां तक रिवीजन कर लिए है, सब रिवाइज करके आए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सेकंड, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है? फटाफट बताइए क्या है इसका आंसर। सब चीज पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, यानी इसको साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है इसके निर्णयों को, और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही है। इससे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति, ये भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सभी ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को अनुरोध करना हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य है, तो क्या होगा? ए, केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। बी, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। सी, केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। डी, ना तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और ना ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। क्या आंसर है, फटाफट बताइए। तदर्थ न्यायाधीश के विषय में क्या सही है, आपको यह बताना है। शुभम जी सी बोल रहे हैं। यहां पर बी आंसर आ रहा है। बस एक बंदे ने सी बोला है, बाकी ने बी ही बोला है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था तदर्थ न्यायाधीश कब आते हैं, जब जो हमारा न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है। एक साथ 10 से 15 न्यायाधीश छुट्टी में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में लाया जा सकता है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि सीजी में तो आरक्षण का ही मुद्दा चलता रहता है और तो कोई मुद्दा नहीं है, तो सीजी के न्यायाधीश को यहाँ ले आएंगे। तो इसके लिए परमिशन किसकी लेनी पड़ती है? मुख्य न्यायमूर्ति को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको जो है उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से और साथ ही साथ राष्ट्रपति से। तो ये दोनों चीज जहां पर आपको दिखेगा वही आंसर है। तो कहां पर है?
केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? नहीं, हमको संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ये गलत है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, ये सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बोला है बिल्कुल सही है। इसको मैंने आपको समझाया भी था कोरम पूर्ति वाले के संबंध में, और सीजी के उच्च न्यायालय का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा के अलावा और कोई मुद्दा नहीं, तो सीजी का मुख्य न्यायाधीश बोलेगा लो हमारे यहां से न्यायाधीश ले जाओ, वही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। सेकंड, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद विधि द्वारा समय समय पर करती है। और ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 7 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। कौन सा इसमें सही नहीं है, आपको यह बताना है कौन सा सही नहीं है। बी आंसर आ रहा है, किसी का डी आंसर आ रहा है। सबका बी डी बी डी बी डी। विपिन जी बोल रहे हैं बी एंड डी, भाई एक ही आंसर है इसमें। चलिए देखते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहां पर आपको बहुमत की तो बात ही नहीं कर रहा है, संसद से बहुमत प्राप्त होगा, संसद से उसको उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत, ये प्रस्ताव पारित होगा। ये प्रस्ताव जो रहेगा ये पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो यहां पर जो है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आपका संसद से प्रस्ताव पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित होगा तो अंत में साइन तो राष्ट्रपति करेगा और वो पद से हटेगा ना भाई। अगर कोई विधेयक संसद से पारित होकर कहां जाता है, हमेशा तो राष्ट्रपति के पास ही जाता है। तो राष्ट्रपति उसमें साइन करेगा तभी वो विधेयक भी पारित माना जाता है। आपको पता होना चाहिए संसद जो है वो आपको मैंने पहली क्लास में बताया है, संसद किनका किनका अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अंग है। ये तीन मिलकर संसद बनाते, केवल लोकसभा और राज्यसभा से संसद नहीं बनता, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। तो कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास ही जाता है, चाहे उस पद से हटाने का ही क्यों ना हो। तो राष्ट्रपति उसको संसद की सिफारिश पर, यानी संसद जो बोलेगा पारित करेगा, तब उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता। अगर वो लोकसभा राज्यसभा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको हटाने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनको पद में नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति तो कर रहा है। तो यहां पर जो है सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा समय समय पर करती, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए, इसको मैंने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब मैं जा रहा था, तो उसी में मैंने डाउट में आपको बताया था, जहां पर मैंने आपको संवैधानिक पीठ और मैं डिवीजन बेंच क्या होता है इसके बीच अंतर भी बताया था। और मैंने ये बताया था संवैधानिक पीठ जो होती है उसमें कम से कम 5 सदस्यों का होना जरूरी है, 5 से कम नहीं होते। अगर वो 5 से कम है तो वो डिवीजन बेंच कहलाती है। 5 से ज्यादा जब संविधान की व्याख्या करनी होती है तो उसमें संवैधानिक पीठ बनती है, जिसमें आपने देखा था केशवानंद भारती केस 13 जज थे। तो ये मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था। तो वहां पे कम से कम 5 सदस्यों का होना जरूरी होता है, 7 नहीं। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर है, जो क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। यहां पर कम से कम 7 नहीं, कम से कम 5 सदस्य होते हैं। क्लियर है सभी को, डी आंसर है इसका, किसी को डाउट? चलिए बताइए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया को बंद करता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है।
निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। इस महाभियोग की जांच 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इस प्रकार के महाभियोग का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। बताइए कौन सा सही है? केवल 2, 2 और 4, 1 2 4, 1 2 3 4। बताइए। चलिए देख लेते हैं। देखिए, निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा कम से कम 50 नहीं, लोकसभा में 100 होता है, राज्यसभा में 50 सदस्य की जरूरत पड़ती है। सेकंड है, तो ये पहला पॉइंट गलत है। इस महाभियोग की जांच 3 सदस्यीय समिति करता है, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति बनाएगा, राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा वाले 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे, तो ये सही है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों को 2/3 बहुमत होता है, तो ये गलत है। चौथा, इस प्रकार के महाभियोग का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, तो आज तक महाभियोग का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कोई भी न्यायाधीश महाभियोग के प्रस्ताव के तहत अभी तक नहीं हटाया गया है। महाभियोग लाया गया था, उसको पद से हटाने के लिए लाया गया था, वी रामास्वामी को हटाने के लिए, लेकिन आज तक ये जो महाभियोग था वो पारित नहीं हो पाया था। इसलिए आप ये बोलेंगे कि इस प्रकार के महाभियोग यानी पद से हटाने का केवल एक बार उसका प्रयोग हुआ था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। इस कारण ये पॉइंट को आपको गलत लेना पड़ेगा। अगर वो पारित हो जाता तो हम उसको सही लेते, लेकिन वो अभी तक पारित नहीं हुआ था क्योंकि लोग कांग्रेस जो है वो बहुमत से हट गया था, सदन से हट गया था, इसी के लिए यहां पर क्या हुआ था, वो पारित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार के महाभियोग का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, ये गलत हुआ इसलिए क्योंकि वो पारित नहीं हुआ था। अगर पारित हो जाता तो हम बोलते उसको यूज करने के लिए लाया गया था, लेकिन वो पारित ही नहीं हो पाया। ठीक है, लोकसभा सही। तो ये चौथा पॉइंट गलत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा एक, केवल 2 सही है। क्लियर सभी को? चलिए बताइए, संसद के विभागीय संबंधी स्थायी समिति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह बताना है। पहला, लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसा पर संसद में 1990 के दशक में विभागीय समितियों का गठन किया गया। गठन के पश्चात इसकी संख्या 17 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 24 की गई है। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल रहते हैं। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है। बताइए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। देखिए, ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन से एक एडिशनल जानकारी मिली है कि लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसा पर संसद 1990 के दशक में विभागीय समिति का गठन किया। ये एडिशनल जानकारी है। गठन के समय इसकी संख्या 17 थी, वर्तमान में 24 है। मैंने 17 नहीं बताया था, लेकिन 24 जरूर बताया था। प्रत्येक विभागीय समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी मैंने बताया था। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये गलत है। क्योंकि लोकसभा की जो आपको देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा का सभापति करता है। और
8 समितियां जो है वो राज्यसभा के नियमानुरूप चलती है और बाकी समितियां जो है वो लोकसभा के नियमानुरूप चलती है। जो राज्यसभा की समिति होती है उसमें जो अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, वो राज्यसभा का सभापति तय करता है। लोकसभा की जो समिति बनेगी और उसमें जो है अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। तो ये क्वेश्चन में जो एडिशनल जानकारी आपको मिली है वो उस जानकारी को रख लीजिएगा, बाकी जानकारी तो मैंने आपको बताया ही था। तो यहां से आपको ये आंसर आपको पता होना चाहिए। और विभागीय समितियों के ऊपर पिछले पीएससी में भी क्वेश्चन आया है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए चलिए बताइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटौती प्रस्ताव, गिलोटिन, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन से भारत के संघीय बजट से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया बजट के दौरान होती है? 1-2, 1-3, 1-2-3, 1-2-3-4। बताइए क्या आंसर है इसका? कौन कौन सी इसकी प्रक्रिया बजट के दौरान होती है, आपको यह बताना है। यानी कौन कौन से प्रस्ताव बजट के दौरान लाए जा सकते हैं। तो सभी को पता है बजट के दौरान केवल 2 ही प्रक्रिया होती है, कटौती प्रस्ताव और गिलोटिन। स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है, वो बजट की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। स्थगन प्रस्ताव कौन सी भारत के संघीय बजट से संबंधित प्रक्रिया है? तो स्थगन प्रस्ताव बजट से संबंधित प्रक्रिया नहीं है। कटौती प्रस्ताव और गिलोटिन जो है वो आपका बजट से संबंधित जो प्रक्रिया है। आपका स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये आपके बजट से संबंधित नहीं है प्रक्रिया। कटौती प्रस्ताव आपको पता है 3 तरीके की होती है। अनुदान की मांग के समय, गिलोटिन जब अनुदान की मांग का अंतिम दिन रहता है तो उस समय क्या होता है, जब उसमें वोटिंग की अब चर्चा को रोककर जितनी भी चीजें बची डायरेक्ट उसको वोटिंग कराने के लिए गिलोटिन लाया जाता है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे मैंने यहां पर देखा जो सी बी ये सब आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर जो है आपका ए आंसर है। स्थगन प्रस्ताव अलग प्रक्रिया है, उसको मैंने आपको समझाया हुआ है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हम पढ़े नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए बताइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। सेकंड, एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। कौन सा है आपका इसमें सही आंसर? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए क्या है आंसर? चलिए, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है, तो मैंने आपको बताया था बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, यानी पहला पॉइंट गलत है। सेकंड, एकवर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया, तो ये भी मैंने बताया था 1921 में एकवर्त समिति बनी थी जिसने रेल बजट और आम बजट को अलग करने का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार 1924 से रेल बजट जो है आम बजट से अलग हो गया। लेकिन जब मोदी सरकार बनी तो इन्होंने वापस मिला दिया और रेल बजट और आम बजट अब एक साथ प्रस्तुत होता है। तो यहां पर सही कौन सा है? बी, केवल 2 सही है। क्लियर? कैसे शोभना सोनी जी आप सी कैसे बोल रहे हैं? मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में बजट शब्द का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए अब बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला, कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। सेकंड, भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वह उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना गया है प्रश्नगत कर सकता है, भले ही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। कौन सा है इसमें गलत है, आपको बताने सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों गलत है? बताइए।
क्या है इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं, बी आंसर दिख रहा है। कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वो उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना गया प्रश्नगत कर सकता है। भाई कोई नहीं कर सकता, वो लोकसभा अध्यक्ष की विशेष पावर है, कोई नहीं कर सकता, यानी ये पॉइंट गलत है। तो पेपर इसमें क्वेश्चन में पूछा कौन सा सही नहीं है, तो केवल दो आपका सही नहीं है। बी इसका सही आंसर है। निशा जी कैसे आप ये आंसर दे रहे हैं? आपको मैंने बताया है लोकसभा अध्यक्ष की पावर, आपको ये भी बताया था कि संसद में कोई सदस्य कुछ भी करे उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी विधेयक को धन विधेयक बोलेगा तो न्यायालय जांच कैसे कर लेगा? आप उल्टा आंसर दे रहे हैं। आप आंसर दे रहे हैं कौन सा सही है, शायद आप वो सोच के आंसर दे रहे हैं। चलिए चलिए बताइए, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, आपको यह बताना है। पहला है, इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सेकंड, इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों गलत है, बताइए क्या है इसका आंसर? चलिए डी आ रहा है, नीरज जी का बी आंसर आया, जबरदस्त। चलिए देख लेते हैं, निंदा प्रस्ताव क्या है, इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, गलत है, क्योंकि इसे किसी एक मंत्री, दो मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ला सकते हैं, इसलिए पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य है। तो मैंने आपको चिक चिक कर बताया था कि निंदा प्रस्ताव अगर पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसको देखकर विपक्ष पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध ला सकती। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए, संसद के स्थगन प्रस्ताव का क्या लक्ष्य होता है? मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, बजट प्रस्तावों में कटौती करना, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना और सरकार को गिराना। स्थगन प्रस्ताव का क्या लक्ष्य होता है, बताइए। सभी यहां पर सी आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, संसद के स्थगन प्रस्ताव तो आपको पता है, कोई विशेष मुद्दा जब आ जाता है, तो विशेष मुद्दा जब आता है तो इस स्थिति में क्या करते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं कि उस जो भी जो संसद की कार्रवाई हो रही है उसको रोक कर कोई लोक महत्व के विषय पर सरकार की राय जानना, उनके जो भी लोक महत्व के उसमें सरकार की आलोचना करना, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। तो अब बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार की नीतियों की आलोचना करना। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। पहला है, ऐसे विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित नहीं हुआ हो और लोकसभा के विघटन के पूर्व राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की नोटिस दे दी हो,
तो लोकसभा विघटन के पश्चात वह विधेयक व्यवगत नहीं होगा। सेकंड, ऐसा विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यवगत नहीं होगा। तीसरा, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो परंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यवगत नहीं होगा। डी, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यवगत नहीं होगा। कौन सा सही आंसर आपको ये बताना है? मतलब इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए, मैंने आपको पढ़ाते समय एक आपको बोला भी था, जब कोई भी चीज हाथ से, संसद के हाथ से निकलकर राष्ट्रपति के पास चले जाती है तो ऐसे विधेयक कोई भी कंडीशन आ जाए व्यवगत कभी भी नहीं होगा। जब संसद के हाथ से निकलकर कोई चीज राष्ट्रपति के हाथ में चली गई तब कुछ भी कंडीशन पूछ ले वो व्यवगत नहीं होगा। तो बस आपको क्या देखना है, यहां पर आपको राष्ट्रपति देखना है, व्यवगत नहीं, यानी ये सही है। यहां पर देखिए राष्ट्रपति, देखिए व्यवगत नहीं, सही है। यहां पर राष्ट्रपति देखिए, यहां पर व्यवगत नहीं, यानी ये सही है। तो बचा क्या? डी, यही गलत है। तो लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, ये गलत है, वो व्यवगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो कितने, अच्छा आप लोगों का कितना क्वेश्चन गलत हुआ है? किसका कितना क्वेश्चन आज गलत हुआ है? टोटल 11 क्वेश्चन हमने किया है, किसका कितना आज गलत हुआ है? नूरीन जी, आपका एक क्वेश्चन तो मैंने गलत देखा है। नूरीन जी याद करो, महाभियोग वाला क्वेश्चन का आंसर शायद आप, नूरीन जी, आपने गलत दिया था। अभी भी 1 2 0 चले, जिनका गलती नहीं हुआ है बहुत अच्छा, और जिनका अभी भी 1 2 3 गलत हो रहा है थोड़ा सा सुधार लीजिए और उसको 0 गलती तक लाए तो अच्छा होगा। आपको 0 गलती करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मूल्य आपके पेपर में रहेगा। तो जो पार्ट हमको अच्छे से करना है उसको इतना अच्छे से करें कि उस पार्ट से अगर पढ़े हुए से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलती ना हो, तो उसको सुधार लीजिए। जिससे जो भी गलती हुआ है, अभी आपके पास समय है, उसको प्रॉपर और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका वो चीज सुधर जाएगा। चलिए, पहले से तो आप बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं, सबका दिख रहा है थोड़ा सा पहले से बेहतर ही परफॉर्म है आपका, तो उसको और मेहनत कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसको 0 गलती तक लेके जाना है आपको, सबका यही लक्ष्य है। चलिए, आराध्या जी और करना है आपको मेहनत अभी। चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक में आते हैं हम। न्यायालय में जाने से पहले थोड़ा सा पेपर में आजकल के पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री का क्रम व्रम पूछा जाता है या प्रधानमंत्री के कुछ इतिहास के बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का क्रम याद करने में आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ज्यादा नाम होते हैं। तो इसको जो है मैं आपको कुछ कुछ स्टोरी बीच में बता रहा हूँ, जहां जहां पर कंफ्यूजन आता है नाम याद करने में, जहां पर लगातार कुछ साल में ही 4 5 3 से 4 साल में ही 3 4 नए प्रधानमंत्री आ गए, वो सब आपको याद करने में कंफ्यूजन आएगा।
कौन सा ऊपर हो है, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ये सब याद करने में दिक्कत आती है। तो मैं जहां पर आपको दिक्कत आती है वहां वहां की कुछ कुछ स्टोरी बताऊंगा, ताकि आप वहां से रिलेट कर पाए और वो स्टोरी को याद करके आपके दिमाग में रहे कि उस समय क्या कंडीशन वहां पर घटित हुई थी जिसके कारण ये प्रधानमंत्री बने, क्या बने, वो सब चीज हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम प्रधानमंत्री की लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त तो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा। पेपर में आए हुए पीएससी में क्वेश्चन तो निर्वाचित मार के मत आ जाइएगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जिस पार्टी का बहुमत आता है उसके किसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो बहुमत दल का नेता या बहुमत दल वाले बताते हैं उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो सबको पहले ही आपको पता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है आपका शुरू से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं वो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद में रहते हुए मृत्यु हुआ था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम जवाहरलाल नेहरू, जिनकी 1964 में डेथ हुई थी और ये अपने पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। पहला सबसे पहला पॉइंट यही है और यही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब देखें जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उस समय गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि सदन जो है तब तक अपने नए उसको चुनता प्रधानमंत्री को, तो जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तब तक वो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। तो अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद जो सेकंड हमारे बनते हैं वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये 1964 से लेकर 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। आप सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री भी अपने पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गए हुए थे बाहर तजाकिस्तान, उस तरफ जो है इनका यहाँ पर मृत्यु हुआ था, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 ये भी पद में रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। याद रखिएगा जब जवाहरलाल नेहरू की ताशकंद में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी और इंदिरा गांधी जो है लाल बहादुर शास्त्री को बहुत टॉर्चर किए थे। जब वो ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो काफी ज्यादा टॉर्चर लाल बहादुर शास्त्री को किया गया, जिसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद गए हुए थे तो वहां पर अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जो है आपकी तीसरी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी आपकी तीसरी प्रधानमंत्री बनती है यहाँ पर। और इंदिरा गांधी जो है 1966 से लेकर 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहती हैं। अब आपको पता है इसी दौरान इंदिरा गांधी क्या करती है, इमरजेंसी लगाती है। ठीक, आपातकाल लगता है इन्हीं के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही आपातकाल लगता है। क्योंकि आपातकाल के पहले क्या होता है, इंदिरा गांधी को जो है वो सदस्यता बनने के लिए उनकी निर्भरता आ जाती है, कोर्ट का फैसला आता है, उन्हें निर्भर घोषित कर देते हैं। तो निर्भर घोषित होता है तो कोर्ट ये बोलता है कि आप जो है प्रधानमंत्री बने रहो 6 महीने, क्योंकि प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री के पद पर बने रहो, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य बनना पड़ेगा, क्योंकि उनको निर्भर घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उनके चुनाव में धांधली हुई है ऐसा आता है बात। तो उनको निर्भर घोषित कर देते हैं इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी को जैसे ही निर्भर घोषित करते हैं तो इंदिरा गांधी क्या करती, देश में आपातकाल लगा देती है। और आपातकाल के दौरान आपको पता है कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें वो प्रधानमंत्री बने रहती है। तो वैसे ही करके वो आपातकाल लगाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो आपातकाल लगाती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब आपातकाल को हटाती 1977 में, तो वो सोचती कि अब आपातकाल हटाऊंगी तो मेरी गवर्नमेंट बची रहेगी, क्योंकि वोटिंग होगी, लोकसभा विघटित हो जाएगी आपातकाल हटते ही, तो मेरे का वोटिंग होगी तो वोटिंग में मैं जीत जाऊंगी, इसलिए वो आपातकाल को हटाने के परमिशन देती है। तो आपातकाल को हटाने के बाद जैसे ही यहाँ पर आपातकाल हटता है, आपातकाल हटाने के बाद इस आपातकाल के दौरान मैंने आपको कुछ विशेष घटना घटित हुई थी, मैंने ये भी आपको बताया था जब मैं आपको समझा रहा था जो न्यायालय के कोलिजियम प्रणाली, तब मैं आपको समझा रहा था इस आपातकाल के दौरान देश के जितने प्रमुख नेता थे,
विपक्षी दल वाले उनको आपातकाल के दौरान गिरफ्तार करके रख लिए थे और मैंने आपको बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत उस समय उपस्थित न्यायालय में नहीं हो सकते थे। न्यायालय जो है उसके ऊपर केस जाता है, फिर 5 जजों की पीठ बैठती जिसमें जो आपके जस्टिस खन्ना रहते हैं वो विपक्ष में वोट देते हैं, ताकि फिर जिसके बाद वो कोलिजियम प्रणाली जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती तो गवर्नमेंट जो है उनको अलग करती है, खन्ना को नहीं बनाती, ये सब मैंने आपको बताया था। तो याद रखिए इस समय जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, वहां पर सबको बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के तहत क्या मतलब उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इस समय क्योंकि न्यायालय नहीं जाया जा सकता था, इसी के लिए वो आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी दल के नेता गिरफ्तार रहे। ठीक, आपातकाल हटा तब विपक्षी दल के नेता को जेल से छोड़ा गया। तो जब विपक्षी दल के नेता को गिरफ्तार करके रखा गया तो यहां पर जो है इंदिरा गांधी का काफी ज्यादा विरोध होने लगा। ठीक है, मुरारजी देसाई, ठीक है, इसके बाद जो आपका चौधरी चरण सिंह, ये सब जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बोलते थे, क्योंकि ये आपातकाल के दौरान अपने पावर का प्रयोग करके इन्होंने जितने भी विपक्षी दल के नेता को गिरफ्तार कर लिया था। तो जैसे ही आपातकाल हटता है तो इस समय क्या किया जाता है, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो होती है इंदिरा गांधी की सरकार के बाद कांग्रेस हार जाती है और यहाँ पर जो मुरारजी देसाई रहते हैं ये बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो यहां पर आपका जनता पार्टी की सरकार जीत कर आती है और जनता पार्टी ऐसा नहीं कि एक पार्टी थी, वो बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर संयुक्त पार्टी का एक दल बना था जिसे जनता पार्टी कहा जाता था। तो मुरारजी देसाई जो है यहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 से जो है लगभग लगभग 79 के आसपास, 78 के आखिर 79 के आसपास मुरारजी देसाई जो रहते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। अब देखिए जब मुरारजी देसाई पद में आने वाले थे तो ये संयुक्त पार्टी यानी जनता पार्टी ने ये तय किया था कि हम इंदिरा गांधी की सरकार का बहुत विरोध करेंगे, हम इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध करेंगे। और इंदिरा गांधी की सरकार, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अपनी पावर का मिस यूज किया, हम इसका विरोध करेंगे और इंदिरा गांधी के खिलाफ जांच करेंगे और उसको जेल में डालेंगे। ये सब संयुक्त पार्टी ने तय करके लाए। लेकिन जब मुरारजी देसाई यहां पर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शाह कमीशन बनाया, जो आपातकाल सही था कि गलत उसकी जांच के लिए बनाया। और क्योंकि इन्होंने तय किया था, सभी नेता ने इस जनता पार्टी के तय किया था कि इंदिरा गांधी को उन्होंने क्या करना है, इंदिरा गांधी को जेल में डालना है। लेकिन जब इंदिरा गांधी को जेल में नहीं डाला गया, शाह कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद शाह कमीशन की रिपोर्ट में आपातकाल गलत पाया गया, लेकिन मुरारजी देसाई को उपयुक्त कारण नहीं लगे जिसके कारण वो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर सके। लेकिन क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ही आई थी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए, तब जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने क्या किया, अपना सपोर्ट जो मुरारजी देसाई को दिया हुआ था उस सपोर्ट को वो हटाने के एवज में थे। तब जब क्योंकि मुरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह जो थे वो आपके गृह मंत्री थे, तो जब मुरारजी देसाई को यह एहसास होता है कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं, बार बार लोगों के सामने बोल रहे हैं कि देसाई जी जाकर गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं सब, तो जो मुरारजी देसाई रहते हैं गुस्से में आकर उनको गृह मंत्री के पद से हटा देते हैं। लेकिन जब उनको समझ आता है कि वो अपना अगर जो समर्थन दिए हैं अगर वो वापस ले लेंगे तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तब मुरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद में बैठा देते हैं। लेकिन तब भी क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह थे वो यही बोल रहे थे, मेरी एक ही मांग है, पहला आप इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराओ और दूसरी मांग है कि आप किसानों के हित में निर्णय लो। आप किसानों के हित में कोई भी निर्णय नहीं ले रहे और मैं किसान नेता हूं, तो आपको किसानों के हित में ही निर्णय लेना है। लेकिन जब मुरारजी देसाई यहां पर किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, तब चौधरी चरण सिंह अपने सपोर्ट को वापस ले लेते हैं और जो मुरारजी देसाई रहते हैं उनकी अल्पमत में आ जाते हैं सरकार में, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और मुरारजी देसाई जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। अब देखिए जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह जो है, अब उनको जो है उनके पास भी बहुमत नहीं रहता, लेकिन वो भी एक विपक्षी पार्टी में, उनके पास भी अच्छे खासे नेता रहते हैं, उनकी पार्टी के पास भी वोट रहते हैं। तब इंदिरा गांधी यहां पर एक चाल चलती है। इंदिरा गांधी की ये चाल थी कि चौधरी चरण सिंह हमेशा ये मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार किसको करना है, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना है। तब यहां पर इंदिरा गांधी अपना दिमाग लगाती है और ये बोलती है कि हम करते चौधरी चरण सिंह की सरकार को हम सपोर्ट दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो जो उसकी मांग है कि इंदिरा गांधी को हटाना है, इंदिरा गांधी को हटाना है, वो भी शांत हो जाएगा। दूसरी चीज
क्योंकि मैं उसके पास गिरकर नहीं जाऊंगी। जब मैं समर्थन दूंगी तो चौधरी चरण सिंह गिरकर मेरे पास आएगा और मेरे को शुक्रिया अदा करेगा कि आपने मेरी को गवर्नमेंट बनाने में मदद की। तो इसी के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो बहुमत दे देती है, समर्थन दे देती है किसको? चौधरी चरण सिंह को। तो यहाँ पर अगले जो प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, 1979 से 80 चौधरी चरण सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जैसे कि इंदिरा गांधी की क्या महत्वाकांक्षा थी? इंदिरा गांधी की यह महत्वाकांक्षा थी कि चौधरी चरण सिंह अब उनके पास आए और उनको शुक्रिया अदा करें। लेकिन चौधरी चरण सिंह भी अपने आप में खुददार व्यक्ति थे, वो इंदिरा गांधी के पास जाते ही नहीं। वो इंदिरा गांधी के पास जाते ही नहीं। इनकी सरकार दिसंबर के आसपास बनी रहती है, ये सरकार के उसकी इंदिरा गांधी के पास जाते ही नहीं, तो इंदिरा गांधी अपना समर्थन वापस ले लेती है। मुख्य जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको शपथ दिलवा दी। उसके बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए बोला, तो चौधरी अब ये सोचे इंदिरा गांधी की चौधरी चरण सिंह मेरे पास आएंगे, झुकेंगे, मेरे को दूध का मतलब उनकी बातों को मानेंगे, जो भी बोलोगी, और उस शर्त रखूंगी कि मैं जो है समर्थन तब तक करूंगी जब आप मेरे नाम को मत नहीं लेंगे। तो चौधरी चरण सिंह जो है इंदिरा गांधी के पास जाते ही नहीं। तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी घोषणा कर देती है कि मैं समर्थन नहीं दूंगी। तब चौधरी चरण सिंह जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चौधरी चरण सिंह के बारे में यह है कि चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा गई नहीं, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कभी भी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला। इनको मौका ही नहीं मिला। जब ये प्रधानमंत्री बने तब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और जब इनको बहुमत दिखाना था, तो उस समय जब बहुमत दिखाने के लिए इनको लोकसभा तो जाना पड़ता, जब उनको पता है मैं बहुमत तो दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसी के लिए चौधरी चरण सिंह लोकसभा जाने से पहले क्या कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो ये चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री होने के बाद लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। क्लियर है? ये पॉइंट पेपर में आता है और कई बार आ चुका है। ठीक, तो चौधरी चरण सिंह कभी भी यहां पर उपस्थित नहीं हुए। कारण मैंने आपको बता दिया, इंदिरा गांधी कारण थी। अब देखिए, अब यहां पर चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दिया। कोई भी पार्टी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थी, यानी किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना पाए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ? लोकसभा का चुनाव हुआ। अब लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी यहां पर जीत कर आती हैं, और अब छठवीं प्रधानमंत्री फिर से बनती है इंदिरा गांधी। छठवीं प्रधानमंत्री यहां पर फिर से बनती है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आपकी 1980 से लेकर 1984 तक ये प्रधानमंत्री रहती है, और ये प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए ही इनके ऊपर गोली चलाई जाती है, और जिसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो 3 प्रधानमंत्री आपने पढ़ लिया जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। अब देखिए, इस समय आपके राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, तब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ज्ञानी जैल सिंह जो रहते हैं राजीव गांधी को कार्यभार सौंप देते हैं। तो यहां पर आपके अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। अगले प्रधानमंत्री यहां पर बनते हैं राजीव गांधी। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। असली में ये इंदिरा गांधी के बाद केवल 1 साल यहाँ पर जो है 1 साल भी नहीं होता, ये प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है। सबसे बड़ा बहुमत जो उस समय के हिसाब से सबसे बड़ा बहुमत आता है राजीव गांधी के पास, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई रहती है। तो यहाँ पर जो है भावनाओं के कारण यहाँ पर जो है राजीव गांधी को बहुमत की सरकार आती है और राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री रहते हैं, और ये 89 में ही अपने पद से इस्तीफा देते हैं और नए चुनाव कराने के पक्ष में रहते हैं। उनको लगता है कि अभी वो नया चुनाव कराएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भी आ जाएगी, तो मैं 5 साल और आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए राजीव गांधी जो रहते हैं ये जाकर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप इस्तीफा लीजिए और लोकसभा को भंग करके नए चुनाव की घोषणा कीजिए। तो याद रखना है कि राजीव गांधी के समय जो यहाँ पर जब इस्तीफा देने गए थे राजीव गांधी, तो यहां पर आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन जो है ये भारत के राष्ट्रपति थे।
ठीक है, 84 से 89। अब देखिए यहाँ पर आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति थे। अब राजीव गांधी यहाँ पर चुनाव करवाते हैं। आर वेंकट रमन जो इनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं, लोकसभा भंग होती है और नए चुनाव होते हैं। अब जब नए चुनाव होते हैं तो नए चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आता है, क्योंकि जो राजीव गांधी रहते हैं, ये तमिल जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र, वहां पर जो है इनका प्रॉब्लम आ रही थी। आपको पता होगा श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में जो है जो तमिल के विरुद्ध गवर्नमेंट गई थी, हमारी गवर्नमेंट जो सैनिकों को प्रोवाइड करवाई थी, लिट्ठे विट्ठे वाला आप सब जानते हैं। तो जिसके कारण तमिलनाडु में भी इनको कोई खासा यहाँ पर वोट वोट नहीं मिलता, तो राजीव गांधी जो है यहाँ पर हार जाते हैं। मतलब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता। तब किसी भी पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने की प्लानिंग चलने लगती है। और यहाँ पर जो कांग्रेस को छोड़कर बाकी दल जितने रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सब मिलकर अपना नेता यहाँ पर बना देते हैं वीपी सिंह को। तो यहाँ पर जो 8वें आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके किसी की गवर्नमेंट नहीं आ पाती, राजीव गांधी का विरोध होता है, जिसके बाद जो है वीपी सिंह भारत के अगले यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, वीपी सिंह। ठीक, तो इनका कार्यकाल केवल और केवल 1989 से 90 तक रहता है। क्यों क्यों यहाँ पर इनका कार्यकाल कम हो रहा है? क्योंकि वीपी सिंह भी एक बहुमत उनकी भी पार्टी के पास नहीं था। वो गठबंधन की सरकार में यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वीपी सिंह के समय मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी। वीपी सिंह के समय मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी और मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात आ रही थी। ठीक है, तो यहां पर जो है जब देश में जब बताया गया मंडल आयोग की ये रिपोर्ट है, तो देश में बहुत जगह दंगे होने लग गए। ठीक है, और यहाँ पर कई जो ओबीसी वर्ग के लोग थे वो ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर मंडल आयोग की रिपोर्ट को आप लागू करें, और जो अन्य दल के अन्य जो लोग थे वो ये बोल रहे थे, जो स्टूडेंट थे, कि नहीं, आपको इतना आरक्षण नहीं देना चाहिए है। तो ये सरकार में भी बात सामने आई, और यहाँ पर जो है सरकार के जो गठबंधन के लोग थे वही आपस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो यहाँ पर जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो है वीपी सिंह को यहाँ पर गवर्नमेंट से इस्तीफा देना पड़ा। इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, और जो इनका संयुक्त मोर्चा बना था उन्होंने क्या कर दिया, वीपी सिंह को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता संयुक्त मोर्चा में हर राज्य के लोग शामिल थे। हर राज्य के, मतलब कोई बिहार के भी लोग शामिल थे, उत्तर प्रदेश के शामिल थे। तो सबको पता, आपको आरक्षण का मुद्दा आता है तो आरक्षण के मुद्दे में अगर ये लागू करते, क्योंकि केवल ओबीसी को ज्यादा फायदा मिल रहा था उसमें, तो इसलिए यहाँ पर जो है वीपी सिंह को जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वीपी सिंह जो है अपना मत नहीं दिखा पाए, और इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। अब जब वीपी सिंह हटे, तो उसके बाद जो है यहां पर यह बात आने लगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यहां पर जो चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी ने यह बोला कि हम चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि अभी भी जो है हमारे पास बहुमत नहीं है, तो हम चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक, तो ये बात बोली गई कौन, चंद्रशेखर के लिए। और जो कांग्रेस पार्टी थे उन्होंने भी गठबंधन किया और चंद्रशेखर को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया। तो अगले जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं चंद्रशेखर यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। ये रहते हैं 1990 से 91 के बीच, ये चंद्रशेखर। ठीक, 1990 से आप बोल सकते हो ये 90 से 91 के बीच चंद्रशेखर रहते हैं। यहां पर भी जो है आर वेंकट रमन ही है राष्ट्रपति। अब देखिए, जब चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनती है तो यहां पर जो राजीव गांधी रहते हैं वो चंद्रशेखर को यह दिखाने की कोशिश करते हैं, जब आर वेंकट रमन राष्ट्रपति रहते हैं, राजीव गांधी आर वेंकट रमन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, आर वेंकट रमन को, कि आप जो है हम चंद्रशेखर को समर्थन देंगे, आप जो है चंद्रशेखर को आमंत्रित कीजिए, वो आकर जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले। तब यहाँ पर आर वेंकट रमन राजीव गांधी से पूछते हैं, क्या आप इस प्रकार जो सपोर्ट दे रहे हो, क्या ये एक संतुलित सरकार रहेगी और ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? ऐसा आर वेंकट रमन राजीव गांधी से पूछते हैं। तो राजीव गांधी बोलते हैं कि ये सरकार पूरा काम करेगी, मतलब जितना कार्यकाल है, टेन्योर है, वो पूरा करेगी।
तो यहाँ पर जो है आर वेंकटरमन राजीव गांधी के कहने पर जो है चंद्रशेखर को बुलाते हैं और उनको शपथ दिलवा देते हैं। लेकिन राजीव गांधी आर वेंकटरमन को चंद्रशेखर को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके नौकर हैं और वो उनकी दया पर जो है ये प्रधानमंत्री बने, वो इस तरीके की दिखाने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर चंद्रशेखर जो रहता है, चंद्रशेखर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। चंद्रशेखर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो जब चंद्रशेखर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो राजीव गांधी के कई लोग चंद्रशेखर को मनाने जाते हैं। तब चंद्रशेखर बोलते हैं कि मैं जो है राजीव गांधी नहीं हूं, मैं चंद्रशेखर सिंह हूं, मैं एक बार जो निर्णय लेता हूं उसको मैं पलटता नहीं हूं। यानी एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद में किसी की नहीं सुनता, सलमान खान वाला डायलॉग। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर है वो मना कर देते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और चंद्रशेखर अपना इस्तीफा दे देते हैं। तब यहाँ पर कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं रहता और किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं रहता तो आर वेंकटरमन क्या करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं और नए चुनाव की घोषणा करवाते हैं। तब यहां पर आपका इसी समय क्या होता है, इसी के समय आपका जो ये रहते हैं राजीव गांधी, ये तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में प्रचार करने जाते हैं कांग्रेस का, वहीं पर उनकी हत्या हो जाती है। अब उनकी हत्या होती है तो उसके बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत आ जाता है उनकी हत्या के बाद, क्योंकि एक जो है उनके प्रति जो है भावनाओं के कारण जो है ज्यादा वोट उनको पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट होता नहीं कि किसको यहाँ पर अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसी के लिए यहाँ पर तय किया जाता है जो पी नरसिम्हा राव है, जो पी नरसिम्हा राव है, इनको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो पी नरसिम्हा राव को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाता है और ये पूरा अपना कार्यकाल 1991 से 96 तक रहते हैं। इनको भी कौन है, आर वेंकटरमन, इनको भी शपथ दिलवाते हैं। तो पेपर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि अब भी ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है। तो देखिए राजीव गांधी के कार्यकाल को भी आर वेंकटरमन देख रहे हैं, वीपी सिंह के भी कार्यकाल को आर वेंकटरमन देखें, चंद्रशेखर के भी आर वेंकटरमन देखें, पीवी नरसिम्हा राव को भी आर वेंकटरमन। इसमें से 3 को शपथ आर वेंकटरमन ने दिलवाया था, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पी नरसिम्हा राव, इनको शपथ आर वेंकटरमन ने दिलवाया था। लेकिन 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल को उन्होंने देखा है। क्लियर है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से राष्ट्रपति ने 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है। तो ये भी है, अभी शंकर दयाल शर्मा पढ़ेंगे, वो भी 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखे हैं। तो इसमें आर वेंकटरमन 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखे हैं। अब देखिए पी नरसिम्हा राव जो रहते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनकी सरकार जो है ले देकर चलते रहती। इस समय शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूं, ये चीज आपको समझना जरूरी है कि शंकर दयाल शर्मा भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। शंकर दयाल शर्मा भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन जब राजीव गांधी की मृत्यु के बाद शंकर दयाल शर्मा ही थे वो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उनको कांग्रेस ने अपना नेता भी चुना था कि प्रधानमंत्री उसको बनाया जाएगा, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने ये बोल दिया कि मेरी जो है तबीयत खराब है और जो है मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूं, इस कारण जो है मैं प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल पाऊंगा। तब शंकर दयाल शर्मा ने नाम सुझाया किसका, पी नरसिम्हा राव का। पी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया शंकर दयाल शर्मा ने, जिसके कारण नरसिम्हा राव उस समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना तो राज्यसभा के सदस्य थे। तब पी नरसिम्हा राव को दोनों ही सदन के सदस्य नहीं थे नरसिम्हा राव, तब उनको यहां पर क्या किया गया, यहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव लड़े और तब जीतकर ये मतलब अपनी 6 महीने का मिलता है ना विंडो, तो उसमें जो पी नरसिम्हा राव लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो याद रखिएगा नरसिम्हा राव ना तो जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो ना तो ये लोकसभा के सदस्य थे ना तो राज्यसभा के सदस्य थे। इन ये चुनाव में जो है जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पी नरसिम्हा राव यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। क्लियर है। तब नरसिम्हा राव अपनी वफादारी को दिखाने के लिए, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा ने अपने पद को छोड़कर इनको प्रधानमंत्री बनाया, तब नरसिम्हा राव ने उनका भी एहसान लौटाया और उनको राष्ट्रपति बनाया। क्लियर है। तब नरसिम्हा राव ने अपना एहसान लौटाया और उनको ही अपना राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया। ठीक है। तो पी नरसिम्हा राव अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में रहे, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान भी क्या हुआ, बहुत सारी अव्यवस्था रही हमारा देश में। आपको पता है पैसों की कमी हो गई, वित्तीय स्थिति हमारी कमजोर हो गई। इसके बाद जो हमारे यहाँ थोड़ी सी गरीबी और बढ़ने लगी, हमारे यहाँ एफडीआई चालू हुआ। ये सब चीज स्थिति इनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव के समय हुई। अब देखें यहाँ पर 1996 में चुनाव होता है।
किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तब यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा दल उस समय भारतीय जनता पार्टी उभरता है, जिनके पास जो रहता है मतलब सबसे ज्यादा वोट सीटें उन्हीं के पास रहती है, लेकिन वो भी बहुमत के आंकड़े में नहीं पहुंच पाती। तब भारतीय जनता पार्टी अपने आसपास के जितने भी पार्टी है उनसे पूछती भी नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दल रहता और कोई भी अभी विपक्षी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना रहा था। तब यहाँ पर जो राष्ट्रपति रहते शंकर दयाल शर्मा, उस समय जो रहते हैं आर वेंकट रमन, वो यहाँ पर बेचते हैं किसको, पी नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा, सॉरी। उस समय क्या होता है, जब 1996 में शंकर दयाल शर्मा ही भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, जब किसी भी वहां पर पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तब जो शंकर दयाल शर्मा रहते हैं वो सबसे बड़ी पार्टी जो कि किसकी रहती है, बीजेपी की, तो उसको आमंत्रित करते हैं कि आप आकर प्रधानमंत्री बने और उसके बाद विश्वास मत दिखाएं आप सदन में। तब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 13 दिन ही प्रधानमंत्री बने रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन प्रधानमंत्री बनते हैं और क्योंकि इनके कोई अपना बहुमत नहीं जुटा पाते, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन यहाँ पर सरकार में रहते हैं, प्रधानमंत्री बने रहते हैं, लेकिन वो बहुमत नहीं दिखा पाते। तो यहाँ मतलब उनके पास बहुमत जुटा नहीं पाते, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो जो बाकी पार्टी थी वो आपस में फिर निर्णय करती है कि कौन अब हमारा अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो सब आपस में निर्णय करने की बारी आती है और सभी पार्टी अपना सोचती, सब अपने अपने कैंडिडेट को यहाँ पर बनाना चाहती थी यहाँ का प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने बोला कि हमको दक्षिण के तरफ से किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, दक्षिण भारत के तरफ से। तब यहाँ पर नाम जो उभर कर आता है वो आता है एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, तब यहाँ पर जो नाम उभर कर आता है वो आता है एच.डी. देवगौड़ा का। तो ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 से 97 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बनते हैं, ये भी ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा, ये उस समय कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य रहते हैं। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बनते हैं, ना तो ये लोकसभा के सदस्य रहते हैं ना तो राज्यसभा, ये कर्नाटक की विधानसभा के सदस्य रहते हैं। तब ये प्रधानमंत्री जब इनको बनाया जाता है तो उसके बाद ये राज्यसभा के मेंबर बनते हैं और राज्यसभा के मेंबर बनके वो प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभालते हैं। अब इनकी सरकार भी, देवगौड़ा की सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाती। ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों के समय शंकर दयाल शर्मा जो है वो भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये दोनों के समय शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हैं। अब एच.डी. देवगौड़ा की जो भी गवर्नमेंट रहती है वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाती, वो भी ज्यादा दिन, उनके मध्य भी मतभेद होता है। तब यहां इस स्थिति में जो है आई के गुजराल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आई के गुजराल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये भी जो है 1997 से 98 तक ये भी प्रधानमंत्री रहते हैं। अब ये भी आपको पता है गठबंधन है तो आपस में लड़ेंगे ही, गठबंधन हो रहा है, कोई ना कोई मुद्दे पर आपस में भिड़ेंगे और अपने अपने नेता को यहाँ पर जो है मुख्य पद में बैठाना चाहेंगे, तो आपस में लड़ते थे और ऐसे ही करके वो प्रधानमंत्री चेंज होता था। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक ही साल रहे। तब यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी गठबंधन की सरकार में बनते हैं और जब गठबंधन की सरकार में बनते हैं, इनको फिर से प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई जाती है। 98 से 98 ही रहते हैं, कुछ समय के लिए ही रहते हैं। अब इनको प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई जाती है और प्रधानमंत्री के शपथ दिलवाने के बाद इनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। अब फिर गठबंधन की सरकार रहती है और जब ये बहुमत दिखाने जाते हैं तो एक वोट से हार जाते हैं। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। ये सब में एच.डी. देवगौड़ा भी अविश्वास प्रस्ताव से हटे हैं, आई के गुजराल भी अविश्वास प्रस्ताव से हटे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी अविश्वास प्रस्ताव से हारते हैं। एक वोट से इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की। तब यहाँ पर अब कोई भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है नहीं। अब यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो जाती है। अब चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा जीत कर आते हैं। इस बार बीजेपी के पास बहुमत आता है, लगभग 250 के आसपास सीटें आती, 200 से 250, और बीजेपी जो है इस बार अपनी सरकार बना लेती है। फिर भारत के प्रधानमंत्री जो बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं।
तो यहां पर देखिए आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक जो है आपके शंकर दयाल शर्मा ही रहे हैं। यहां तक आपके शंकर दयाल शर्मा ही रहे हैं। क्लियर है? शंकर दयाल शर्मा ही इनके कार्यकाल में रहे हैं। यहां तक आई के गुजराल तक शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, आई के गुजराल तक। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ये वाले आते हैं, ये 98 से 98, इस समय के आर नारायणन जो रहते हैं वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा भी देखिए किनका किनका कार्यकाल देखे, नरसिम्हा राव में थोड़े से समय आर वेंकटरमन थे, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा आ गए थे। तो 1 2 3 4 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल शंकर दयाल शर्मा भी देखे, उसमें से 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ शंकर दयाल शर्मा ने भी दिलाई है। अब अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है, अब तो 16 से पूरा आप मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेके 2014 तक रहते हैं। अब आपको बाकी तो पता ही है, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। तो ये था आपका प्रधानमंत्रियों का क्रम जो आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने स्टोरी आपको बताई है। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको साथ साथ बताया कि कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई। तो 3 प्रधानमंत्री आपने पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। शुरू के तीनों प्रधानमंत्री की जो मृत्यु हुई है उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई है। याद रखिएगा, राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन में आता है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण ये हारे थे। फिर चौधरी चरण सिंह आए थे, ये कभी भी लोकसभा में नहीं गए, तो चौधरी चरण सिंह के बारे में ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी, उनका जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी की तो मृत्यु यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर होती है। तो इंदिरा गांधी 1980 से 84, तो इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होती है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बनते हैं। राजीव गांधी जो रहते हैं उसके बाद वीपी सिंह बनते हैं। वीपी सिंह के समय मंडल आयोग का रिपोर्ट आता है, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव के कारण। अब यहाँ पर चंद्रशेखर बनते हैं, चंद्रशेखर इस्तीफा दे देते हैं, वो कारण मैंने आपको बताया राजीव गांधी वाला। अब चंद्रशेखर के बाद यहाँ पर पी नरसिम्हा राव, फिर आपको पता ही है नरसिम्हा राव कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा में बाद में जीते। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, 13 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको क्रम से जमाने बोलता है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। मैंने कुछ कुछ बीच में स्टोरी बताई है ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए इसके क्रम को याद रखने के लिए। सबको याद समझ आ गया ये? और जो जो राष्ट्रपति मैंने बताया है, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा दोनों ने ही 4 प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा है और 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई है। दोनों में ही शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकटरमन, याद रखिएगा। जो यहाँ पर ये आपको क्रम पेपर में आया हुआ है, अगर आप पीएससी का पेपर दिए हैं तो क्रम पूछा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। बार बार लिख कर देखना है, और जो जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उन चीजों को याद रखना है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के खिलाफ लाया गया है? आपको पता है, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव के लिए पेशकश की है? ज्योति बसु ने की है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा जो है सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सिफारिश की गई है। ये सब चीजें, इसको मैंने अविश्वास प्रस्ताव वाला नोट्स दिया था, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। आजकल वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, सले, सबको क्लियर है यहां तक? हटा दिया जाए, जिसको कुछ भी नोट करना था सब कर लिए हैं, मिटा दिया जाए इसको। चलिए, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 131, उच्चतम न्यायालय में देखेंगे आर्टिकल नंबर
131, आर्टिकल 131 आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, या इसको हम बोलते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि ऐसा कौन सा केस होता है जिस पर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें हमको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब में नहीं जाना रहता, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कोई। तो वो कौन कौन से केस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है जिसकी, तो वही सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार होता है, जिसमें पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपका हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पास कोई पावर नहीं होती। तो उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील करेंगे। जो अपील की जाती है वो किन किन मुद्दों पर की जाती है, वही मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मूल क्षेत्राधिकार जो संविधान में बताया गया, पहला, अगर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य विवाद है, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य अगर विवाद है, तो वो विवाद की डायरेक्ट सुनवाई कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर किसी भी मुद्दे को लेकर भारत सरकार, अभिलेखी न्यायालय वाला है समीर, अभिलेखी न्यायालय वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था, अभिलेखी न्यायालय वाले आर्टिकल में है समीर, जो है आपका 129 वाला आर्टिकल जो मैंने बताया था। तो भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य अगर कोई भी विवाद होता है, तो उसमें डायरेक्ट कहां पर वो विवाद का सुनवाई होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। सेकंड, अगर मैं बात करूं, अगर एक तरफ भारत सरकार है प्लस कुछ राज्य सरकारें हैं, और दूसरी तरफ बाकी राज्य सरकारें हैं, अगर कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें एक तरफ भारत सरकार, देखिए अब भारत सरकार है, मान लेते हैं आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी जो भी नीति बनाएगी वो राज्य की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कभी भी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो केंद्र में बैठी है वो जो नियम बनाएगी वो राज्य, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो राज्य कभी भी उसका विरोध नहीं करेंगे। तो केंद्र प्लस राज्य एक साथ हो गए, और बाकी जो जिन पार्टियों की सरकार जिस भी राज्य में है वो दूसरी तरफ हो गए। तो ऐसा कोई विवाद होता है जब भारत सरकार और कुछ राज्य एक साथ आ जाते हैं, और वर्सेस में जो बाकी राज्य सरकारें हैं वो पड़ जाती हैं, उनके बीच विवाद होता है, तो उसकी भी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। तीसरा, अगर राज्य सरकारों के मध्य विवाद हो, एक तरफ कोई एक राज्य सरकार है, उसके अपोजिट में कोई दूसरी राज्य सरकार है, यानी दो स्टेट के मध्य अगर विवाद हो, तो वो विवाद की भी सुनवाई कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है डायरेक्ट। पहले नदी जल विवाद के लिए भी होता था, बाद में ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो नदी जल विवाद, आपने कावेरी जल विवाद, ये सब उसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो ट्रिब्यूनल वो डिसीजन लेने लग गया। नहीं तो वो भी नदी जल विवाद भी दो राज्यों के मध्य विवाद होता था, वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता था। फिर ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल के माध्यम से अब उनकी सुनवाई जो है ट्रिब्यूनल कर रहे हैं। तो ये जो है मूल क्षेत्राधिकार है, ये तीन जो चीज यहां पर हमने बताई, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बताई गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। जब केंद्र सरकार और राज्य के मध्य विवाद हो, दो राज्य सरकार के मध्य विवाद हो, एक तरफ केंद्र और एक राज्य हो, वर्सेस में अन्य राज्य हो, तो ये तीन जो मैंने कंडीशन बताई, इनमें जो भी विवाद होगा उस पर सुनवाई का अधिकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को है। यही है आपका सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। याद रखिएगा, मूल या प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब जिसमें सुनवाई का अधिकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें हाई कोर्ट में अपील नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं होती, डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाता है। क्लियर है ये आर्टिकल 131? फटाफट बताइए, सभी को क्लियर है?
चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 132 अपीली न्यायालय। आर्टिकल 132 ये है अपीली न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का अपीली न्यायालय होना। अब देखिए नाम से स्पष्ट है अपीली न्यायालय। देखिए अब जो ये आर्टिकल है आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं, आप एक नॉर्मल स्टेट सर्विस का पेपर या व्यापम के पेपर देंगे। अब इसके अंदर के जो प्रावधान है वो लॉ की बुक में बताए गए हैं, हमको केवल इतना देखना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमको केवल उतनी चीजें समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अपीली न्यायालय के अंतर्गत कि उच्च न्यायालय के डिसीजन के ऊपर अपील कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। यानी हाई, जैसे जिला कोर्ट को डिसीजन देता है तो जिला कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध कहां अपील होती है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध आपको अपील करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यही चीज बोला गया है आर्टिकल 132 में कि हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन को चैलेंज कहां किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो फाइनल होता है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन को कहां अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है। अब देखिए दो तरीके के मामले होते हैं, दो तरीके के मामले होते हैं जिस पर केस चलते हैं। एक होता है दीवानी मामला और एक होता है फौजदारी मामला। दीवानी को हिंदी में बोलते हैं सिविल मामले, फौजदारी इंग्लिश में बोलते हैं सिविल, और फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल मामले। अब दीवानी के अंतर्गत क्या आता है, कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद हो रहा है, ये सब ठीक है, पैसे से लेन देन संबंधित कुछ विवाद हो रहा है, वो सब दीवानी मामले हैं। अगर आप चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब फौजदारी मामले होते हैं। ठीक है, यानी क्रिमिनल से रिलेटेड मामले ये होते हैं और दीवानी। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 133 बोलता है, आर्टिकल 133 बोलता है कि कोई भी दीवानी मामले के विरुद्ध जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके विरुद्ध अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आर्टिकल 134 बोलता है कि अगर कोई फौजदारी मामला है, क्रिमिनल मामला है, उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध। बाकी इसके बारे में कई सारी चीज बताइए कि इतने रुपए तक के केस के में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सब लॉ की बुक में मिलता है, हमको नॉर्मल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। ठीक है, तो हमको केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, हम लॉ के स्टूडेंट नहीं है, हमको केवल सिविल सर्विस या व्यापम का पेपर पास करना है। ठीक, तो हमारे एग्जाम में आप देखेंगे कभी भी इस पार्ट से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आज तक का इतिहास है इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया है। लेकिन क्योंकि अपीली न्यायालय एक सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है, इसलिए हमको यह समझना है कि अपीली न्यायालय होता क्या है, कि हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। ये बस आपको याद रखना है। अब उसमें जो है कई सारी कंडीशन होती है जिसमें हाई कोर्ट को लिखित में बताना पड़ता है कि आप यहां पर इस डिसीजन के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कानून का प्रश्न उठता है, विधि का प्रश्न उठ रहा है, इसके लिए और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो हमारे निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट लिख कर देता है। कई सारे इसमें लॉ की बुक में कई सारे प्रावधान है, लेकिन जो हमारा संविधान बोला है वो यही बोला है कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आर्टिकल 132 अपीली न्यायालय, 33-34 में, 33 में दीवानी मामले, 34 में फौजदारी मामले के विरुद्ध अपील हो सकती है, ये बोला है। क्लियर है सभी को यहां तक? क्लियर है सभी को? चलिए अब हमारा जो 35-36 है ये हमारे काम का नहीं है, 35-36 आपको नहीं पढ़ना है, वो जो है वो हमारे काम का नहीं है। अब जो है आर्टिकल 137 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 137 बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, देखिए आर्टिकल 137 न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में बताया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दिया है वो अपने डिसीजन को फिर से एक बार अवलोकन कर सकता है, एक बार फिर से अपने डिसीजन की जांच कर सकता है कि डिसीजन को यही रखना है कि इसको चेंज करना है। यानी सुप्रीम कोर्ट जब अपना कोई भी केस में कोई भी डिसीजन देगा, उस डिसीजन को फिर से वो सुनवाई कर सकता है,
ये प्रावधान है आर्टिकल 137 में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णयों को फिर से जांच कर सकता है, फिर से रिव्यू कर सकता है। इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनराविलोकन। और आर्टिकल 137 बेहद इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनराविलोकन के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को रिव्यू करने की पावर है कि वो अपने डिसीजन को एक बार स्वयं वापस भी जांच कर सकता है अगर वो चाहता है तो न्यायिक पुनराविलोकन आर्टिकल 137 बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर इसका याद करना जरूरी है। तो आर्टिकल 137 जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को वापस एक बार रिव्यू कर सकता है। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 और आर्टिकल 138 में है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। देखिए, अब आपको ये चीज पता है, अनुसूची नंबर 7 सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। आपको पता है जो सूचियां होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सब्जेक्ट शामिल हैं उन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार की यानी विधानसभा के पास होता है। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट हैं उसमें कानून संसद भी बना सकती है, विधानसभा भी बना सकती है, यानी विधानमंडल भी बना सकती है। लेकिन जहां पर दोनों ने सेम विषय पर कानून बनाया और वो कानून एक दूसरे को ओवरलैप करे, यानी दोनों में प्रावधान अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार यानी संसद ने जो कानून बनाया है उसको मान्यता दी जाती है। फिर से बोल रहा हूं, संघ सूची में ऐसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद का है। राज्य सूची में ऐसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार विधान मंडल का है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है, लेकिन जहां पर वो दोनों का कानून एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को अगर वो मतलब दोनों में अलग अलग प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में जो संसद ने कानून बनाया उसको मान्यता दी जाती है। अब देखिए, न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद का है। अगर संसद ये चाहती है कि संघ सूची के किसी विषय पर न्यायालय कानून बनाए, अगर संसद ये चाहती है कि संघ सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हम न्यायालय को दे दें, तो संसद नियम बनाकर संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार न्यायालय को दे सकती है, जिससे न्यायालय की अधिकारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि न्यायालय का काम आपको पता है, विधायिका अपने कार्य करने के लिए सेपरेट है, न्यायपालिका अपने कार्य करने के लिए सेपरेट है। तो न्यायपालिका केवल न्याय के क्षेत्र के कार्य करता है। अगर संसद ये चाहती है कि संघ सूची के किसी विषय पर न्यायालय कानून बनाए, तो न्यायालय का काम क्या होगा, उसका अधिकारिता का क्षेत्र बढ़ गया। तो यही आपका बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि, क्योंकि हमारा नीति निर्देशक तत्व हमको यह बोलता है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग होगी। न्यायपालिका का काम न्याय के क्षेत्र को देखना, विधायिका का काम जो है संसद के जो कानून होते हैं उसके क्षेत्र को देखना, विधि का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम जो विधियां बनी है उसको इंप्लीमेंट करवाना। तो अब न्यायालय क्योंकि उसका अधिकार केवल न्याय के क्षेत्र में है, तो अगर संसद चाहती कि संघ सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हम न्यायालय को दें, तो न्यायालय वो कानून बना सकता है। तो क्या होगा, उसकी अधिकारिता में वृद्धि हो जाएगी, अपने अधिकार क्षेत्र से उसकी अधिकारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो आर्टिकल 138 यही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कैसे हो सकती है, संसद के द्वारा। अगर संसद जो है अपने क्षेत्र में संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार अगर सुप्रीम कोर्ट को देता है तो उसकी अधिकारिता में वृद्धि हो जाएगी। सेम चीज राज्य के लिए भी है। अगर राज्य भी उसको देता है अधिकार कानून बनाने का, तो राज्य अकेले यहां पर कानून बनाने के लिए नहीं दे सकता, उसको संसद से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। संसद जब तक फाइनल करके राज्य का भी नहीं बोलेगी तब तक नहीं बनाएगी। लेकिन याद रखिएगा, राज्य को सिफारिश करनी पड़ेगी, राज्य को सिफारिश करनी पड़ेगी। संसद ऐसा नहीं कि वो सीधा सीधा बोल दे कि ये राज्य का आप बनाओगे। राज्य सरकार जो है वो सिफारिश करेगी, किससे, संसद से, तब संसद परमिशन देगी उसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की। क्लियर है सबको ये अधिकारिता में इसकी वृद्धि।
आर्टिकल 138 सभी को क्लियर है केस? तो आपको बस इतना याद रखना है कि संसद अधिकारिता में वृद्धि का अधिकार न्यायालय को दे सकती है, यानी न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। क्लियर है सभी को ये चीज? फटाफट बताइए, फटाफट। क्लियर है तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कोर्स भी अपने को कंप्लीट करना है। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 कुछ मामलों में रिट निकालने की, कुछ मामलों में रिट निकालने की, यानी रिट का मतलब होता है आदेश, की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। देखिए अब यहां पर आपको चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर आप, या ये बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दिया जाना। अब देखिए यहां पर एक चीज समझनी है आपको। आप कई सारी रीट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरीके की रीट आप पढ़ते हैं। तो आप सबको पता है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जो रीट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो आर्टिकल 32 में दी गई है। और आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकार में आता है। आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकार में आता है। आर्टिकल 12 से आप 35 तक पढ़ेंगे, वो सब हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। तो आपका आर्टिकल 32 भी हमारा मौलिक अधिकार है, यानी जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय, जो भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ रिट जारी करेगा। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए आपको जबरदस्ती कैद करके रख लिए हैं और आपको न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हैं, तो आपके परिवार वाले क्या करेंगे? न्यायालय में एक रिट लगाएंगे, कि न्यायालय में एक आपत्ति लगाएंगे, या बोल लीजिए एक न्यायालय में केस लगाएंगे कि हमको जो है आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करो और उस व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोलो। तब यहां पर क्या होगा? क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा और आपको बोलेगा कि आप किस हक से इनको गिरफ्तार करके रखे। जो भी आपको गिरफ्तार किया रहेगा आप उनको सशरीर न्यायालय में उपस्थित करवाओ। अगर उपस्थित हो जाते हैं और न्यायालय को लगता है कि ये तो इसको जबरन गिरफ्तार करके रखा है, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये इसके, यानी न्यायालय एक आदेश देगा कि आप उसको किस हक से गिरफ्तार करके रखे हो, क्योंकि जो भी जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित कराया जाता है। और जबरन आपको गिरफ्तार करके रखा है और आपको न्यायालय में उपस्थित नहीं कराएगा तो ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो आप क्या किए? सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में लगाया, सुप्रीम कोर्ट बोला इसको रीड आदेश दिया कि इसको न्यायालय में उपस्थित कराओ, तो न्यायालय में उपस्थित हुआ वो। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार करके आपकी पोस्ट पाली है, ठीक है, कई लोग भ्रष्टाचार करके जो भी आपकी पोस्ट निकली है वो उसको पाली है। आपको लगता है कि इसने भ्रष्टाचार किया और ये इस पद में बैठने के योग्य नहीं है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को बोलेंगे कि ये जो है अपने एक आदेश जारी करो, जो अधिकार परीक्षा है उस आदेश के माध्यम से इससे पूछो कि आप किस हक से इसमें बैठे हो। तब न्यायालय जो है आदेश जारी करेगा और उसमें बोलेगा कि आप किस हक से इस नौकरी में बैठे हो उसका पूरे प्रमाण दो। तब आपका पूरी परीक्षा का प्रमाण, ये सब, वो जो भी व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, उसकी पोस्टिंग हुई थी, कैसे हुई थी, ये पूरा प्रमाण न्यायालय में उपस्थित होगा। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, आपका नौकरी पाना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका भी अंतर्गत ये नहीं है, उसमें आप अगर पास नहीं हो रहे तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको मांगने चले जाओगे। हाँ, अगर आप उसमें उस पद में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के लिए आपने पेपर पास किए, तो आप बैठ सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो है अगर वो आपका उल्लंघन होता है तो अधिकार परीक्षा रीट के जरिए आप बोल सकते हो वो किस हक से बैठे, न्यायालय रीट निकालेगा, आदेश देगा, अधिकार परीक्षा वो ऐसा करके उसको पूछ लेगा। तो ये तरीके से आप देखिए, तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में
क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 32 के तहत की जाती है, और आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में ही, केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर ही ये क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तभी वो रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार के अलावा भी कई, जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर अब मौलिक अधिकार से निकाल दिए। तो अब भी आपका, अगर आपके संपत्ति के अधिकार का कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो उस स्थिति में रिट कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 2226 ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको नहीं बताया गया है। तो ये हाई कोर्ट के रिट जारी करने की पावर है। तो हाई कोर्ट के विषय में क्या इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन में भी रिट जारी कर सकता है, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार के अलावा और भी जितने अधिकार हैं उसके उल्लंघन में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी, हाई कोर्ट के रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, ज्यादा है। हाई कोर्ट आपका जो है, इसलिए आपने देखा कि अगर आपको पूछा जाता है पेपर में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार और उसके अलावा और भी जितने अधिकार है उसमें भी ये रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो रिट जारी करने के विषय में जो हाई कोर्ट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है। समझ आ रहा है जो चीज मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ वो सबको समझ आ रही है? पूरा बताने का उद्देश्य ये है कि जो 5 प्रकार की रीट होती है, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, उत्प्रेषण हो, प्रतिषेध हो या अधिकार परीक्षा हो, इनको जारी करने का अधिकार जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तब ये 5 में से कोई रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार के अलावा आपके कोई और अन्य अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट उस समय रिट जारी कर सकता है। ये 5 में से कोई भी रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन में भी रिट जारी कर सकता है, मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये सब होते क्या है, ये आर्टिकल 32 जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पर जो ये आर्टिकल है 139, ये संसद को ये पावर दे रहा है, ये संसद को ये पावर दे रहा है। अगर संसद कोई नियम बनाती है, अगर कोई संसद नियम बनाती है कि मौलिक अधिकारों के अलावा किसी मुद्दे पर रिट जारी करने की पावर अगर वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहती है तो दे सकती है। यानी आर्टिकल 32 के तहत जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जो उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है, वो अन्य क्षेत्रों का उल्लंघन होने पर, अन्य अधिकारों के उल्लंघन होने में नहीं कर सकता। अगर संसद ये कानून बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो अन्य मामलों पर भी रिट जारी करे। तो ये बोला गया है आर्टिकल 139 में कि उच्च मामलों में रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दिया जाना। तो ये शक्ति कौन दे सकती है, संसद दे सकती है। अगर संसद इस नियम को इस आर्टिकल का प्रयोग करके ये कानून बना देती है कि सुप्रीम कोर्ट जब मौलिक अधिकार के अलावा भी अन्य किसी मुद्दों पर रिट जारी कर सकता है, तो वो संसद अगर कानून बनाती है तो ये कानून बना सकती है। क्लियर है? आर्टिकल 139 सबको समझ आ गया, उसका बेस क्या आपको समझ आ गया, क्यों ये आर्टिकल जोड़ा गया ये सबको समझ आ गया। तो यही है, कुछ मामलों में रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, यानी मौलिक अधिकार के अलावा अन्य अधिकारों में भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी तब कर सकता है जब संसद उसके लिए कानून बना दे। अगर संसद परमिशन देती है तब ये मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ये पहले से ही कर सकता है। क्लियर है सबको आर्टिकल 139? अब देखते हैं बीच का इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल 141 में चलते हैं। आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 यानी 141 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएगा वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियम कानून वो सभी न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य हैं। ये आपका बोला गया है आपका
उच्चतम, ये आपका आर्टिकल 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आघातकार होना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी नियम कानून विधि बना देता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी विधि या नियम बनाएगा तो वो सभी न्यायालयों में लागू होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से विधि बनाएगा सभी न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए नियम का उल्लंघन कर दे। सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएगा वो सभी न्यायालय मानने के लिए बाध्य हैं। यही आपका आर्टिकल नंबर 141 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि बनाएगी वो बाध्यकारी है, वो बाध्यकारी है सभी न्यायालय के लिए, सभी न्यायालय के लिए। ये है आपका आर्टिकल 141। क्लियर है सभी को आर्टिकल 141? चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 143 देखना है, 142 आपके काम का नहीं है। आर्टिकल 143 देखना है, सलाहकारी न्यायालय या परामर्शदात्री न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी न्यायालय है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है दो तरीके से सलाह दे सकता है। पहली चीज देखिए, इसको पूरा मैं समझा रहा हूं, दो मुद्दे होते हैं। अगर किसी मुद्दे पर विधि का यानी कानून का प्रश्न उठता है तब सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति मांग सकता है। सेकंड, किसी संधि या करार से रिलेटेड, या अगर भारत सरकार ने कोई संधि करार किया है हमारे संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, तो ऐसी स्थिति में भी सलाह मांगी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन मांगता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो दो तरीके से सलाह दो मुद्दों पर मांग सकता है। पहला, कोई विधि का प्रश्न हो यानी कोई कानून से संबंधित कोई प्रश्न हो तब सलाह राष्ट्रपति इससे मांग सकता है। सेकंड है कोई संधि या करार जो संविधान के चालू होने के पहले भारत सरकार ने किया था, क्योंकि भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, संविधान 1950 में बनके तैयार हुआ। तो ये दो बीच की अवधि में भी भारत सरकार ने संविधान लागू होने के पहले जो भी संधि करार किए हुए हैं उसमें भी कोई विवाद आता है तो उस राष्ट्रपति इनसे सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। अब देखिए यहां पर दोनों ही केस में देखिए यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति से सलाह मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट तो सलाह दे देगा, नहीं देना चाहता तो नहीं देगा। लेकिन इस विषय में अगर कोई संधि या करार से रिलेटेड कोई विषय पर सलाह मांगी जा रही है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है। यानी विधि के प्रश्न से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था के.आर. नारायणन ने ये प्रश्न पूछा था कोलिजियम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सलाह दी थी, वो इसके अंतर्गत आता है क्योंकि वहां पर विधि का प्रश्न था। क्योंकि हमारे कानून में लिखा था, जो मैंने आपको संविधान पढ़ाया था, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, केवल इतना लिखा था। अब कोलेजियम प्रणाली से होने लगा तो के.आर. नारायणन ने यहां पर विधि के प्रश्न के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सलाह दी थी। जो हमने पढ़ा था जो न्यायालय मामला, उसमें मैंने आपको बताया था कोलेजियम में 5 सदस्य होंगे, ये सब वाला, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो आज तक लगभग 15 मामले जो हैं वो विधि के प्रश्न के रूप में राष्ट्रपति ने पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है इस मुद्दे पर। और अब याद रखिए, ये दोनों की सलाह के बाद राष्ट्रपति इस सलाह को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। यानी राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है दोनों ही केस में। इसमें भी बाध्य नहीं है, इसमें भी बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है इसमें सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यहां राष्ट्रपति सलाह को मांगने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो यही है आपका आर्टिकल 143
जो आपका है सलाहकारी न्यायालय या परामर्शदात्री न्यायालय। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो तरीके के मामले आते हैं। एक में विधि का प्रश्न कोई रिलेटेड होता है, इसमें एक में संधि या करार से रिलेटेड प्रश्न होता है। ये दोनों ही केस में आपका जो है राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति इसमें सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये है आपका सलाहकारी न्यायालय। क्लियर है सबको? आर्टिकल 143 सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ये? चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 न्यायालय का नियम। न्यायालय का नियम। तो देखिए, आपको पता है कि न्यायालय के नियम कौन बनाता है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है, लेकिन इसका पावर संसद ने दिया है। संसद ने एक विधि बनाकर पावर जो है न्यायालय को दिए। इस आर्टिकल के अंतर्गत संसद ने विधि बनाकर पावर दी है न्यायालय को इस कोई भी न्यायालय के नियम बनाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, उस नियम का प्रयोग यानी न्यायालय नियम बनाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेगा। न्यायालय नियम बनाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो नियम बना सकता है। न्यायालय राष्ट्रपति की सिफारिश से ही नियम बना सकते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। मतलब न्यायालय जो है वो जो भी नियम बनाना चाहता है पहले राष्ट्रपति से सिफारिश लेगा, परमिशन लेगा, उसके बाद ही न्यायालय जो है नियम बनाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएगा वो नियम मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्य होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है कि उस न्यायालय में कैसे अधिकारियों की नियुक्ति किया जाए, कौन कौन से सेवकों की नियुक्ति किया जाए, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी कैसे नियुक्ति किया जाए। वो सब नियम, उनके सेवा शर्तें, पद जो रहते हैं वो न्यायालय के नियम के अंतर्गत आते हैं। और सभी के जो न्यायालय के जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सभी के वेतन भत्ते, जो पेंशन, ये सब जो रहता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सब आपको पता है। तो याद रखिएगा कि 145 में न्यायालय नियम बनाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के तहत ही न्यायालय नियम बना सकता है। किसके नियम? किस तरीके से उसमें कर्मचारियों की न्यायालयों में भर्ती करना है, जो सेवक वहां पे उनकी किस तरीके से भर्ती करना है, उनके वेतन भत्ते ये सब कैसे रहेंगे, वो सब न्यायालय नियम बनाता है। और इसी के नियम के अनुरूप वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब इसी के नियम के अनुरूप चलते हैं। और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पदाधिकारी, सेवकों, जिनकी भी नियुक्ति होगी, वो सब नियुक्ति जो उनके जो पैसे वेतन भत्ते रहेंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। यही आपका आर्टिकल 145। क्लियर है सभी को? आर्टिकल 145। बाकी 146 और 47 आपके काम का नहीं। 146 में वही सेवकों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 147 निर्वचन है, वो आपके काम का नहीं है। अब सीधा 148 आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आपको इसके अलावा और कोई चीज नहीं पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट में आपको इसके अलावा और भी कोई चीज नहीं पढ़नी है। आपका सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी प्रावधान नहीं बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी बची हुई है। और जितने भी न्यायाधीश होते हैं, कैसे आते हैं, वो सब चीज मैंने आपको पूरी चीज बता दी है। सुप्रीम कोर्ट में आपको जितना बताया हूं उतना ही पढ़िएगा। जो न्यायाधीशों का मैंने टेबल दिया था उसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे वाई चंद्रचूड़, ये सब जो न्यायाधीश रहे सबके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। तो न्यायालय आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। कल मैं आपको आर्टिकल 148 से पढ़ाऊंगा, जो आपका नियंत्रक के महालेखा परीक्षक है, उसी से मैं कनेक्ट करूंगा लोक लेखा समिति को। क्योंकि लोक लेखा समिति नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आती है उसको लोक लेखा समिति ही जांच करती है। तो वहां से हम लोक लेखा समिति को वहीं पढ़ लेंगे। कल मैं आपको प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब कल की क्लास में हो जाएगा। फिर हमारा जो राज्य का फिर चालू हो जाएगा, भाग 6 स्टार्ट हो जाएगा। राज्यपाल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, वो सब खत्म करेंगे। अब क्योंकि संसद अगर आपको समझ आ गया तो विधानसभा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रपति समझ आ गया तो राज्यपाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो सब जो है एकदम कॉमन चीजें हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है राष्ट्रपति, वही कॉमन आपका राज्यपाल रहेगा।
जो आपने संसद में पढ़ा है वही कॉमन आपका जो है विधानमंडल में रहेगा। कुछ कुछ अंतर है, वो चीज हम समझाते हुए चलेंगे। क्लियर है सभी को? यहां तक आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जो भी हमारा जो डाउट था वो पूछ सकता है। लगभग अगर आपने देखा होगा तो लगभग लगभग हम 100 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। 52 से हमने चालू किया था, 52-53 से अब देखें यहां पर हम आर्टिकल 148 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको सबको यही बोलूंगा, सबको मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को खरीद लो, क्योंकि मैं आपको जो मैं नोट्स दूंगा वो मैं आपको दूंगा बेयर एक्ट का। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप सुनकर उसको नोट्स बनाए। लक्ष्मीकांत की बुक आप सभी खरीद लो, लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लो। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं मिल रहा वो यहां पर मैं बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी पूरी चीज जो है, मैं कई चीज लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूँ, कई चीज बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लो, वो आपके पास रहेगा नोट्स। और बेयर एक्ट का जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ वो चीजें मैं आपको देते ही रहूंगा, जैसे कि जो मैंने जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया वो चीज मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ो, बेयर एक्ट का नोट्स मैं देते रहूंगा। चलिए, धन्यवाद।